जी हाँ, आज फिर बात सफ़र की है, इसीलिए तो सुहाने सफ़र से कहानी शुरुआत हो रही है। पिछले एपिसोड में हम लखनऊ से मनाली पहुंच गए थे। आज मैं आपको यात्रा का वृत्तांत सुनाऊंगा मनाली से आगे की, जो कि बहुत बड़ा कैंप था। हम लोग 16 जियोलॉजिस्ट थे और तमामों लोग साथ में थे। तो लखनऊ से मनाली तक तो सामान जीप ट्रेलर के अलावा ट्रकों से भी ढोया गया था। तो बहुत सामान था और उस सामान को कोठी शिफ्ट करना था सिर्फ जीप ट्रेलर की सहायता से। बहुत बड़ा काम था। काफ़ी सोच विचार हुआ इसके ऊपर, काफ़ी मंत्रणा हुई और सब बिल्कुल जैसे मिलिट्री ऑर्डर में एकदम तैयार हो गए कि कौन कब किस समय किसका सामान लोड होगा। और साहब, नियत दिन पर हम लोग लदे फंदे पहुंच गए कोठी, अपने पुराने 1968 वाले फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हाउस में, जहां जाके मुझे बहुत सी पुरानी यादें आईं। उनको तो आज नहीं दोहराऊंगा। आज चूँकि हम लोग ज़्यादा लोग थे तो फर्नीचर कमरों से हटवा दिया गया और हम लोग सब 10-10 लोग करके ज़मीन पर बिस्तर बिछा के, अपने स्लीपिंग बैग बिछा के वहीं पर पहाड़ गए, जिसको कहते हैं लखनऊ की भाषा में। उधर हमारा जो स्टाफ था उनके लिए वहाँ मैदान बहुत बड़ा था, उस पर तंबू लगा दिए गए थे, तो वो लोग अपने तंबुओं में थे। और चूँकि आगे की यात्रा सिर्फ मढ़ी तक जीप से होनी थी, तो उसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे थे और हंसी मजाक भी चल रहा था। कोई किसी की टांग खींच रहा था। एक हमारे साथ एक त्रिचल था, बेचारा इस दुनिया में नहीं है। वो उसके स्लीपिंग बैग में से अंडे की बदबू आ रही थी, कच्चे अंडे की। बोलता है इसके अंदर मुर्गी है, अंडे दे रही है। दरअसल ऐसा था कि स्लीपिंग बैग में पर भरे हुए थे। अब ये तो मालूम नहीं कि वो मुर्गी के थे या किसके थे। तो कुछ पर जब अनट्रीटेड रह जाते हैं तो इस तरह की बदबू आने लगती है। खैर, वो हंसी मजाक सब चलता रहा। अपॉइंटेड डेट पर सारा सामान पैक करके सड़क पर ला के रख दिया गया, क्योंकि खच्चर वालों के लिए सड़क से सामान लोड करना अपने खच्चरों में आसान था। और वहाँ से खच्चरों का कारवां चल पड़ा, टन टन घंटियाँ बजाते हुए। हर खच्चर के गले में घंटी होती है। जब चलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में, लगता है जैसे कि कोई एम्बुलेंस जा रही है। इधर हम लोग खाली जीप में ट्रेलर को वहीं छोड़ दिया। खाली जीप में केवल ज़रूरी सामान लेकर के बैठ गए और चल पड़े मढ़ी की ओर। अरे जनाब, क्या सड़क बन गई! मैं तो 1968 तक पैदल ही गया था यहाँ मढ़ी से कोठी से रोहतांग तक। आज तो क्या शानदार रोड बन गई थी! क्या उसके ग्रेडियंट था देखने वाला, और क्या नज़ारे थे! वो देखते देखते हम कब मढ़ी पहुँच गए हमको पता ही नहीं चला। मढ़ी पहुँच के सिर्फ पता ये चला कि बहुत ठंड थी और सामने बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी, क्योंकि रोहतांग तो उस समय बहुत बर्फ़ से ढका हुआ था। और मढ़ी के भी पुराने रेस्ट हाउस में हम एज़ यूजुअल फिट हो गए जा कर के। रात हंसी मजाक में ही कटी, क्योंकि दूसरे दिन फिर सफ़र करना था। दूसरे दिन तैयार हुए और मढ़ी के एक ढाबे में हम सब ने बैठ के नाश्ता किया और फिर हमारा वहाँ से रूट मार्च शुरू हो गया खोखसर के लिए। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे दो जेल की दीवारों के बीच से हम जा रहे हैं। इतनी बर्फ़ की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। सड़क पर बर्फ़ थी, जहाँ बर्फ़ नहीं थी वहाँ पर कीचड़ था और पैर धंस जाता था बर्फ़ में बार बार। किसी तरह से पैर धंसते धंसाते हम रोहतांग के ऊपर पहुँचे। वहाँ तो ऐसा लगता था कि टेबल टेनिस की बॉल के अंदर आ गए। धरती भी सफ़ेद, आकाश भी सफ़ेद, सब तरफ सफ़ेद ही सफ़ेदी थी। हाँ, लेकिन जो साइड के पहाड़ थे रोहतांग के, उनमें बर्फ़ कम थी। रोहतांग पार किया तो फिर हमको एक बार बल खाती लहराती, ऐसा लगता था जैसे कि चांदी की रेखा किसी ने खींच दी नीचे घाटी में। और हम चंद्रा वैली को ऊपर से देख रहे थे। हम लोग वहाँ से पैदल उतरे। पैदल रोड से नहीं गए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता रास्ता। शॉर्टकट से गए जिसमें काफ़ी फिसलन थी। बचते बचाते, गिरते गिराते किसी तरह से हम पहुँचे रोड पर। वहाँ से खोखसर 3 किलोमीटर आगे था। वो भी रास्ता हमने तय कर लिया। चंद्रा की गर्जना इतनी तेज़ थी कि अब हम सबके मुंह बंद थे, बोल नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा आवाज़ थी। और खोखसर में फिर पुराने रेस्ट हाउस में पहुँचे। मेरे लिए पुराना था, बहुतों के लिए तो वो पहला मौका था।
वहाँ के चौकीदार ने मुझे पहचान भी लिया और बोला, जनाब अब की बार खटमल पिस्सू यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ भी फिर हम ज़मीन पर सोए और खोखसर से फिर आगे यात्रा हमारी थोड़ा कठिन थी, जिसका वर्णन मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। खोखसर का एक चित्र मैंने नेट से उठा के लगाया है आप सबको दिखाने के लिए कि कितना सुंदर नज़ारा था वहाँ का। आज की बात यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।